डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। सबसे पहले दो टूक के सभी दर्शकों को, डीडी न्यूज के सभी दर्शकों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज रामनवमी का पर्व है और जाहिर सी बात है कि आज देश में रामनवमी को लेकर के, देश भर में जो है रामनवमी को लेकर के एक अलग उत्साह रहा। हालांकि कुछ खबरें ऐसी भी आई जो परेशान करने वाली थी। देश के कई हिस्सों में रामनवमी की शोभा यात्राओं पर पथराव हुआ है और यह दुखद है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसको लेकर के अभी जांच होगी और बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन यह सवाल जरूर मन में उठता है कि आखिर ऐसा क्या है कि पिछले कई सालों से लगातार रामनवमी या फिर हनुमान जयंती के अवसर पर जो शोभा यात्राएं निकलती हैं उन पर पथराव होता है। पश्चिम बंगाल में भी हुआ, गुजरात में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। और इसको लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार और उसके जो प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए, उत्तर प्रदेश में ऐसी पथराव की घटना इसलिए नहीं हुई क्योंकि वहां माफिया का किस तरह से सफाया किया जा रहा है, अपराधियों का जो सफाया किया जा रहा है, और योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर मॉडल है, ये उसकी जो कामयाबी है, ये दरअसल उस बुलडोजर मॉडल की सफलता है कि यहां पर अपराधी इस तरह का दुस्साहस नहीं कर रहे। ये तो मोटे तौर पर रामनवमी से जुड़ी खबर है, लेकिन मेरा आज का मुद्दा रामनवमी से जुड़ा नहीं है। जो पथराव हुआ उससे जुड़ा भी नहीं है। देश में जो राजनीतिक पथराव हो रहे हैं, आज उस पर चर्चा होगी। राजनीतिक पथराव, जी हां, पक्ष में विपक्ष में, सत्ता पक्ष में और विपक्ष में जो बयानों के पथराव हो रहे हैं, बयानों की पत्थरबाजी हो रही है। हालांकि आज थोड़ा सा इस मामले में, क्योंकि त्योहार का पर्व था, छुट्टी थी, इसलिए आज थोड़ा सा जो है विराम लगा। मोटे तौर पर थोड़ा विराम जरूर था, लेकिन राहुल गांधी की जो लोकसभा की सदस्यता गई, उसको लेकर के बयानबाजी अभी भी जारी है। और इस बयानबाजी को एक नया ट्विस्ट तब मिला, इस पूरी बयानबाजी में, इस पूरी राजनीति में एक नया मोड़ तब आया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक निजी चैनल के साथ जो अपना संवाद था, उसमें उन्होंने कहा कि यह केस फर्जी नहीं है, लेकिन बीजेपी नेताओं के खिलाफ, खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ, उनके खिलाफ गुजरात में कई फर्जी केस ठोके गए। किस तरह से सत्ता का, एजेंसियों का दुरुपयोग होता था, यह अमित शाह ने कहा। इससे पहले आपको याद होगा कि दिल्ली में जब बीजेपी मुख्यालय का जो एक्सटेंशन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उसका उद्घाटन करने गए थे, तब उन्होंने भी यह बात कही थी कि कांग्रेस ने हमेशा यह कहा कि जनसंघ को उखाड़ फेंकेंगे और अब मेरी कब्र खोदने की बात करते हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा मुझे भी जेल भेजने की साजिश की गई थी। कांग्रेस के कई नेता इसको लेकर कह रहे हैं कि देखिए, तो साफ हो गया ना कि पहले भी दुरुपयोग होता था, अब भी दुरुपयोग हो रहा है जांच एजेंसियों का। तो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग और ये पूरे मामले तो एक तरफ है, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर 150 घंटे राहुल गांधी का जो पूरा सूरत की कोर्ट ने उनके खिलाफ जो मानहानि का उनकी सजा सुनाई, आपराधिक मानहानि के मामले में, उसके 150 घंटे बीतने के बाद भी कांग्रेस जो है, कांग्रेस के वकील इसको कानूनी तौर पर लड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? जबकि लक्षद्वीप के एनसीपी के जो सांसद हैं, उनको कल ही इस मामले में जो रियायत मिली है, बड़ी उनको सफलता मिली है, उनकी लोकसभा सदस्यता जो उनको वापस मिली है, और वो कानूनी लड़ाई लड़के मिली है, काले कपड़े पहन के नहीं मिली, सरकार को कोसने से नहीं मिली, अमेरिका से, लंदन से, ब्रिटेन से प्रतिक्रियाएं जुटाकर नहीं मिली, बल्कि एनसीपी सांसद की जो सदस्यता है वो बहाल कानूनी लड़ाई लड़कर हो गई। तो ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस कानूनी लड़ाई तो नहीं लड़ रही, बाकी सबसे लड़ रही है, सबसे लड़ रही है। देश की डेमोक्रेसी से, अदालत से, न्यायपालिका से, संविधान की दुहाई, मीडिया से लड़ाई, और अब लोकसभा स्पीकर के खिलाफ भी मोर्चा खोलने की तैयारी है। कानूनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बाकी सबसे लड़ेंगे। जबकि यह लड़ाई कानूनी लड़ाई है,
पूरी तरह से। इसलिए मेरा आज का शीर्षक है कानूनी लड़ाई काले कपड़ों पर क्यों आई। इस पर आज चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी के खिलाफ सूरत की अदालत का फैसला आने के एक हफ्ते बाद भी कांग्रेस के वकील अब तक राहुल गांधी के बचाव में नहीं उतरे हैं। 150 घंटे के बाद भी कांग्रेस ने इस कानूनी लड़ाई को लेकर कानून की मदद नहीं ली। उल्टे कांग्रेस इस अदालती लड़ाई को लेकर देश और दुनिया में ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया। इसलिए इस मुद्दे को लेकर जर्मनी के विदेश विभाग की प्रतिक्रिया आते ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने तुरंत जर्मनी का शुक्रिया अदा कर दिया, जिस पर प्रतिक्रिया जताते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस और राहुल गांधी राष्ट्र के लिए अपमानजनक हैं। देश के भीतर भारत की लोकतांत्रिक, राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ने में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए विदेशी शक्तियों को हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने एक निजी चैनल से बात करते हुए अदालती फैसले के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी के रिएक्शन पर प्रतिक्रिया जताते हुए कांग्रेस को याद दिलाया कि कैसे यूपीए सरकार के शासनकाल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को प्रताड़ित किया गया और उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने की साजिश रची गई। हमारे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस कांग्रेस ने नहीं किया था। एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें मैं राज्य का गृह मंत्री था, मुझ पर केस कर दिया और सीबीआई ने मेरी अरेस्ट की। जी, अरेस्ट में सीबीआई के रिकॉर्ड पर आज भी टैप किया हुआ पड़ा होगा। अगर प्रामाणिकता से टैप किया तो सीबीआई के उस वक्त के अफसरों ने, और मिटा नहीं दिया कांग्रेस सरकार ने, तो 90% सवालों में यही था कि काहे को परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम दे दो आपको छोड़ देंगे। हमने तो काले कपड़े नहीं पहने, कोई विरोध नहीं किया जी। मोदी जी के खिलाफ एसआईटी बनाई एक राज्य के मुख्यमंत्री के, कोई करप्शन का केस नहीं था। दंगों में इन्वॉल्वमेंट का केस करा फर्जी टाइप का, जो अंत में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। हमने कोई हाई तौबा नहीं करी थी, कभी काले कपड़े पहनकर संसद को हमने जाम नहीं किया था भाई। और मैं बताता हूं नतीजा क्या आया। मुझे पकड़कर अरेस्ट किया, 90 में दिन ही बेल दे दी मुझे हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने कहा कि अरेस्ट करने के लिए पर्याप्त प्रूफ ही नहीं है, और मैंने एक्विटल की एप्लीकेशन डाली। मुंबई की अदालत ने, मुंबई में केस चला, गुजरात के बाहर ले गए, कोई आपत्ति नहीं, मुंबई में चला। वहां कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से सीबीआई ने राजनीतिक इशारों पर यह केस किया है, इसलिए हम अमित शाह के खिलाफ के केस को और सारे आरोपों को खारिज करते हैं। हमने हाई तौबा नहीं की थी। और यही लोग थे, यही चिदंबरम बैठे थे, यही सोनिया जी नेतृत्व करती थी यूपीए सरकार का, यही मनमोहन सिंह थे, और यही राहुल गांधी सांसद थे। अब क्या हो गया भाई? और हमने तो आप पर जो केस करे हैं भैया, वो करप्शन के हैं, आपकी बदजुबानी का केस है। इस प्रकार के फर्जी केस नहीं किए हैं। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज ने अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया जताते हुए ये कह दिया कि यूपीए सरकार के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अंदर खाने मदद कर दी, वरना तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह आज लड़ने के लायक भी नहीं रहते। शुक्र करें यूपीए सरकार का, नहीं मोदी भी और अमित शाह दोनों जेल में होते और कुछ बचाने वाले भीतर भी थे। ये तो धन्यवाद करना चाहिए यूपीए में, और खास तौर से कुछ उन लोगों ने जो अंदरूनी मदद कर गए, वरना तो आज न होम मिनिस्टर रहते न प्राइम मिनिस्टर रहते, लड़ने लायक ही न रहते। मुझे खुशी है कि अमित शाह जी ने ये तो इकरार कर लिया कि सीबीआई दबाव में काम करती है। अगर सीबीआई कल दबाव में काम करती थी तो आज भी दबाव में काम कर रही है, ये एडमिट कर रहे हैं अमित शाह जी। इस सारी राजनीति के बीच एक दिन पहले ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने यह सवाल उठाया था
कि आखिर अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस काले कपड़े पहनकर किसे क्या संदेश दे रही है। কালি যদি মোৰ ওপৰত যদি কোনোবা কোৰ্টে কনভিকশন দিয়ে, will the BJP MLA will wear a black flag and demonstrate? No. We'll go to High Court, we'll go to Supreme Court, we'll go to the Session Court, but we'll never defy judiciary. This trend is not good for Indian democracy. আজি যিসকলে কৈ আছে আমি ডেমক্ৰেসি ৰক্ষা কৰো, what you want? Are you want to criticize Justice Patnaik? Are you want to criticize Justice Mukhopadhyay? Or you want to criticize Justice H.S. Verma of Surat High Court? इस बीच सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी के अदालत न जाने के फैसले पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि बुधवार को ही लक्षद्वीप के एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बहाल हो गई। केरल हाई कोर्ट ने एनसीपी सांसद को दोषी ठहराए जाने और सजा के फैसले को जैसे ही निलंबित किया, उनकी सांसदी बहाल हो गई। राहुल गांधी को भी ऐसी ही कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था, लेकिन राहुल और कांग्रेस कानूनी लड़ाई न लड़कर बाकी सबसे लड़ रहे हैं। और अब तो खबर यह भी आ रही है कि कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर स्पीकर के खिलाफ भी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। तो कानून से नहीं लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बाकी सबसे लड़ेंगे। कुछ कांग्रेस की पॉलिसी ऐसी ही है। शायद कांग्रेस दिखाना चाहती है कि राहुल गांधी कितने लड़ाकू नेता हैं, इसलिए वो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकसभा स्पीकर से लड़ेंगे, देश की सरकार से लड़ेंगे, दुनिया में जाकर कहेंगे भारत में लोकतंत्र नहीं। इससे शायद राहुल गांधी जो है एक जुझारू नेता के रूप में आ जाएं, उनकी जो छवि है बदल जाए, शायद कांग्रेस को ऐसा लगता है। इसलिए मैं आज बड़े सवाल उठाऊंगा। अमित शाह ने जो कुछ कहा वो भी बात होगी, लेकिन मेरा आज का दो टूक का सवाल आपके सामने है जिस पर आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। दो टूक में मेरा आज का सवाल, 150 घंटे बीते, कांग्रेस ने अब भी बनाई कानूनी लड़ाई से दूरी, आखिर अदालत ना जाने की क्या है मजबूरी। सवाल एक बार फिर सुनिए, 150 घंटे बीते, कांग्रेस ने अब भी बनाई कानूनी लड़ाई से दूरी, आखिर अदालत ना जाने की क्या है मजबूरी। यह मेरा सवाल है और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 4 मेहमान आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का एक एक करके परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ सरदार आरपी सिंह जी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी। मेरे साथ कांग्रेस के नेता विजय कौशिक जी जुड़ चुके हैं। आर राजागोपालन जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आर राजागोपालन जी। और मेरे साथ राहुल लाल जी जुड़े हैं, कांग्रेस समर्थित राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। विजय कौशिक जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत कर लेता हूं। मेरा सीधा सपाट सवाल है, ये जो हम सुन रहे थे हेमंत बिश्व शर्मा ने एक बात जो कही वो बिल्कुल ठीक है। ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है कि अदालत का फैसला आए, कोई भी अदालत किसी के भी खिलाफ फैसला सुनाए और वो व्यक्ति उस फैसले को अदालत में चुनौती नहीं दे और काले कपड़े पहन के जो है देश भर में जाओ उतर उतर के कि देखो जी अन्याय हो गया, अन्याय हो गया। ये तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। कल को मुझे कोई कोर्ट कन्विक्ट करे किसी चीज में, आपको कन्विक्ट करे, आरपी सिंह जी को करे, किसी को भी देश की अदालत सजा सुनाए, वो उसके रिलीफ के लिए अदालत का, ऊपरी अदालत का, ऊंची अदालत का दरवाजा ना खटखटाए, काले कपड़े पहनकर उतर आए तो उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? आखिर लक्षद्वीप के सांसद की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई। उन्होंने काले कपड़े नहीं पहने थे, उन्होंने विदेशों में जाकर प्रचार नहीं किया कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। उनको एक अदालत ने सजा सुनाई, वो बड़ी अदालत में उन्होंने चुनौती दी, बड़ी अदालत से उन्हें रिलीफ मिला और उनकी सदस्यता बहाल हो गई, सिंपल सा। लेकिन राहुल गांधी जो है वो अदालत के खिलाफ काले कपड़े पहन के कांग्रेस उतरी हुई है, क्यों भाई? अशोक जी, सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि कांग्रेस के जितने भी नेता काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं वो मोदी सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, ना कि न्यायपालिका के खिलाफ। पहली बात मतलब इस फैसले से कोई लेना देना नहीं है, उनकी सदस्यता जाने का कोई लेना देना नहीं है। काले कपड़े सरकार के खिलाफ पहन रखे हैं, उनकी सदस्यता का इससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, कोर्ट ने जो सजा सुनाई है अभी उससे लेना देना नहीं है काले कपड़ों का। अच्छा, काले कपड़ों का उससे कोई लेना देना नहीं, सजा से लेना देना नहीं है। जो भाजपा ने जिस तरह से गेम खेली है इस मामले में,
और राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता को रद्द किया है। भाजपा ने कैसे गेम खेली? काले कपड़े पहने जा रही है भाजपा ने कैसे गेम खेला? उदाहरण के तौर पर जी अशोक जी, देखिए आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपकी एक अच्छी पकड़ है राजनीति पर भी और वैसे भी सामाजिक उसमें भी, इसलिए मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि लक्षद्वीप के जिस सांसद का भी आपने हवाला दिया कि जो उन्हें सजा सुनाई गई थी, अपर कोर्ट द्वारा वो सजा निलंबित कर दी गई, उस पर रोक लगा दी गई कि भी अगला फैसला आने तक ये सजा मान्य नहीं है। जबकि राहुल गांधी जी के मामले में क्या हुआ, जिस अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई, उसने अपनी ही सजा को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया कि भाई ये सजा जो है 30 दिन के लिए अभी मान्य नहीं है। विजय जी, 30 दिन का राहुल गांधी जी को समय है, तो ऊपर की अदालत में अपील कर सकते हैं। विजय जी आप कानून की गलत व्याख्या कर रहे हैं। इस पर कानूनी जो सुनिए मैं आपको बता रहा हूं आपकी जानकारी के लिए, इस पर कानूनी जो बल्कि ये मुद्दा कल भी उठा था और कल एक वकील के साथ भी इस पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के वकील, उन्होंने कहा राहुल गांधी की सजा जो है उनकी सजा जो है, उनका कन्विक्शन निलंबित नहीं हुआ है, उनकी सजा निलंबित हुई है 30 दिन के लिए। जबकि ये जो सुनिए जबकि लक्षद्वीप के जो सांसद हैं उनका जो कन्विक्शन है, कोर्ट ने उनका कन्विक्शन निलंबित किया है। यह नहीं कहा कि आपको सजा 30 दिन बाद मिलेगी। कोर्ट ने कहा है कि आपका जो ऑर्डर सुनाया गया कन्विक्शन, उसको निलंबित कर रहे हैं हम। और अब जो है इसलिए जो है तो राहुल गांधी और उनमें बड़ा फर्क है, 30 दिन का मामला नहीं है ना। सुनिए, लक्षद्वीप के सांसद को जो सजा सुनाई गई थी वो तुरंत प्रभाव से लागू होती है। उसमें समय तो नहीं दिया गया था निचली अदालत द्वारा कि भी आपको 30 दिन का समय दिया जाता। बाबा वही तो मैं कह रहा हूं। अरे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुनिए एक मिनट, अदालती फैसले में आप भ्रम ना फैलाएं। सुनिए अदालती फैसले सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं आप जो कह रहे हैं उनके मामले में लक्षद्वीप अरे सर एक मिनट कानूनी रूप से तय ठहरा देता हूं। एक मिनट मुद्दे को हाँ एक मिनट मैं कानून नहीं क्योंकि मैं सुनिए मेरे दर्शकों को भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं यहां पर बड़ा स्पष्ट कर दूं। राहुल गांधी और उनको सजा मिली, और जैसे उनको सजा मिली और स्वतः जैसे ही सजा मिली सुनाई गई लक्षद्वीप के सांसद को, उनकी सदस्यता भी चली गई। और मेरे पास ये पूरी लिस्ट है कितने सांसदों की सदस्यता अब तक जा चुके, बड़ी लंबी लिस्ट है ये जिनकी सदस्यता गई क्योंकि अदालत ने उनके खिलाफ एक फैसला सुनाया। अब इसी लिस्ट में से एक नाम जो है वो उनकी सजा को 30 दिन के लिए स्टे नहीं मिला था, निलंबित नहीं किया गया था। उन्होंने ऊपरी अदालत में जो फैसला सुनाया गया, उनको 10 साल की सजा हुई, उन्होंने ऊपरी अदालत में जाकर के इसको चैलेंज किया। कोर्ट ने कहा ठीक है, मैं आपको जो कन्विक्शन हुआ उसको हम निलंबित कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के मामले में 30 दिन की सजा निलंबित हुई है। राहुल गांधी के खिलाफ जो फैसला सुनाया गया वो जज का तस है, और उसको स्टे तभी मिल सकता है जब राहुल गांधी या कांग्रेस के धुरंधर वकील बड़ी अदालत में जाकर उसको चुनौती देंगे। अशोक जी, जो सजा 30 दिन के बाद शुरू हुई है उसको आज आधार बना नहीं, आप गलत कह रहे हैं विजय जी प्लीज। विजय जी प्लीज मैं सुनिए, मैं पिछले एक मिनट रुकिए नहीं सुनिए देख, हम मुद्दों पर बहस करें लेकिन भ्रम ना फैलाएं, क्योंकि इस मुद्दे में कांग्रेस की रणनीति सुनिए ना एक मिनट विजय जी एक मिनट। इस पूरे मसले में कांग्रेस जो है पूरे देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। कम से कम मैं अपने डिबेट में, अपने प्रोग्राम में यह भ्रम फैलाने की इजाजत किसी को नहीं दूंगा। मैं रोज सुनिए, मैं पिछले 3 दिन से कपिल सिब्बल कौन है आप जानते हैं? कपिल सिब्बल जब कानून मंत्री थे साल 2013 में, जब वो कानून मंत्री थे यूपीए सरकार के, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर यह बोला है कि किसी के भी खिलाफ अगर अदालत का फैसला आ जाता है तो स्वतः उसकी सीट खाली हो जाएगी। ये और कोई नहीं कहता, ये कपिल सिब्बल कहते हैं, यूपीए सरकार के कानून मंत्री। और उन्होंने कहा कि स्पीकर को करना ही पड़ेगा, स्पीकर को एक सिर्फ मूव करना पड़ेगा कागज, वरना तो स्पीकर अगर नहीं भी मूव करेगा तब भी स्वतः जो है उसकी सदस्यता चली जाती है। तो कृपया करके भ्रम ना फैलाएं मेरे डिबेट में। आप सुनिए मेरी बात, नहीं मैं फिर कह रहा हूं, देखिए कानूनी रूप से अगर आप कहेंगे तो मैं अभी इसी प्रोग्राम में मैं किसी कानून के जानकार को, किसी सीनियर वकील को भी जोड़ दूंगा,
वो आपको कानूनी प्रक्रिया समझा देंगे। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं तो सीधा सवाल कांग्रेस वाले से पूछ रहा हूं, आप छोड़िए ना, मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं। 150 घंटे हो गए। अरे सुनिए भाई, छोड़ दिया, मेरी दूसरी बात तो अरे मैं आपकी दूसरी बात भी मैं आप ही के पास आ रहा हूं, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन मेरा सीधा सवाल है, मैं तो ये पूछ रहा हूं, आप दूसरी बात भी की, लेकिन मेरी पहली बात का भी भाई 150 घंटे हो गए, 150 घंटे, 150 पेज का अनुवाद नहीं हुआ अभी तक क्या 150 घंटे में कोर्ट का, कि उसको चैलेंज किया जा सके? कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे, अभिषेक मनु सिंघवी, ना जाने कितने आप लोगों के राज्यसभा में वकील भरे पड़े हैं, क्यों नहीं अब तक चैलेंज किया 150 घंटों में? अशोक भाई, अभी आप कपिल सिब्बल जी की बात कर रहे थे, अभी वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है, उन्होंने अपना संगठन बना लिया है। अगर आज वो कांग्रेस में होते तो आपको उनकी कुछ और भाषा सुनाई देती। नहीं सर सुनिए, अब फिर आप अरे बाबा सुनिए, वो अभी भी कांग्रेस, सुनिए अरे वो अभी भी कांग्रेस के सपोर्ट में, राहुल के सपोर्ट में उतरे गए। आज ही उन्होंने बयान दिया, आज ही उन्होंने बयान दिया। हम तो मानते हैं आज भी वो हमारे संरक्षक है, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं, मेरे बड़े भाई कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? हमारे साथ खड़े हैं। अब आगे की बात सुन लीजिए। मैं आपके माध्यम से देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज उन्होंने पूरी तस्वीर क्लियर कर दी। उन्होंने सच्चाई जो देश के सामने रखी है, देश की जनता को उस पर गौर फरमाना चाहिए। उन्होंने क्लियर कहा कि भाई कांग्रेस ने उन्हें फंसाया उनके मुताबिक, और उन्होंने ये कहा कि उनके ऊपर ये दबाव बनाया गया कि मोदी जी का नाम ले लीजिए आप, जो उनसे क्वेश्चन पूछे गए। तो अमित शाह जी को खूब अच्छी तरह मालूम है, अगर किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोई आपसे जबरदस्ती बयान लेती है तो आप कोर्ट में जाकर मना कर देते हैं, उस बयान की कोई अहमियत नहीं है। इसलिए कांग्रेस सरकार के समय में ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों पर आरोप लगाए गए झूठे हैं। दूसरी बात, उन्हें हमारे समय में हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है उस पर इतना भरोसा था कि हमारी जांच एजेंसियों से उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि हमने कभी जांच एजेंसियों को गलत काम करने के लिए प्रेरित नहीं किया। तीसरी बात, खुद अमित शाह जी ने कहा है कि भाई जब हमने इनके ऊपर ये मुकदमे दर्ज कराए तब जो है ये काले कपड़े पहनने लगे। तो भाई अमित शाह जी, आप खुद मान रहे हैं कि आपके अंदर जो गुस्सा था, आक्रोश था, उसका बदला लेने के लिए आप कार्रवाइयां कर रहे हैं। ठीक है, ये तो उसी कड़ी का ओके विजय जी, ये आपने राजनीतिक मुद्दा उठाया। एक और चीज कहना चाहता हूं, हम क्यों नहीं जा रहे हैं अदालत की तरफ अभी, उसका भी आपको जवाब चाहिए। हमने कांग्रेस पार्टी में बैठकर एक हिसाब लगाया कि मोदी जी और अमित शाह जी का एक ही नारा है, कांग्रेस मुक्त भारत। उसके लिए वो कांग्रेस के नेताओं को देश से मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए उन पर झूठे मुकदमे और ये सारे काम चल रहे हैं। आज राहुल गांधी जी के खिलाफ एक केस है, कल दूसरा है, तीसरा है। इससे बेहतर यह है कि 30 दिन का हमारे पास समय है, हम जनता की अदालत में जा रहे हैं, इस लड़ाई को जनता की अदालत में लड़ेंगे और 30 दिन के समय के अंदर हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। ठीक, मैं तो यही कह रहा हूं। मैं बिल्कुल अब आप मुद्दे की बात पर आए, जो मैंने शुरू में कहा था उसी बात को आप दोहरा रहे हैं कि राहुल गांधी की एक छवि बना दो कि देखो कितने उत्पीड़ित नेता हैं, कितने बेचारे। अब आपकी बात होगी, मैं फिर आगे बढ़ता हूं आपके राजनीतिक सवाल पर, लेकिन मेरा फिर आपसे और राहुल लाल जी से दोनों से निवेदन रहेगा, कृपया कानूनी मसले को मेरे शो के अंदर लोगों को भ्रमित ना करने। जो आपने राजनीतिक मुद्दे उठाए मैं उस पर आ जाता हूं। आरपी सिंह जी, भाई ये बात तो लोग कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है कि भाई इतने साल तक चुप क्यों रहे अमित शाह जी। आज वो कह रहे हैं कि मुझे मोदी जी का नाम लेने के लिए कहा गया था, इतने साल तक चुप रहे। और दूसरा इसका भाव ये भी निकाला जा रहा है कि भाई क्योंकि उनके खिलाफ हुआ इसलिए बदला निकाला जा रहा है राहुल गांधी से। देखिए अशोक भाई, अगर आपको याद हो पिंजरे का तोता किनके काल में सीबीआई को बोला गया था, सबको याद है, भूले तो नहीं ना कि सीबीआई पिंजरे का तोता, और कोर्ट ने कहा था। तो किस प्रकार से सीबीआई का उपयोग और दुरुपयोग किया जाता था, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, सबकी बाजुएं मोड़ने के लिए, और वो दिखता है, सबको याद है, भूले नहीं वो किस प्रकार से मुकदमे दागे जाते थे, फिर मुकदमों को ढीला किया जाता था, फिर उनको शाम को बुला लिया जाता था कि हमारे साथ खड़े हो और हमारे साथ कुछ समझौते करो, फिर वापस से मुकदमे उस स्पीड से चलते थे जैसे वह चाहते थे। परंतु मूल बात पर आए, मूल बात क्या है कि क्या राहुल गांधी ने जो कहा वो ठीक था या गलत था, और क्या राहुल गांधी अब जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने मोदी नाम के जितने लोग उनको चोर बताया,
ये ओबीसी जाति है, मोदी वहाँ पर तेली जाति है गुजरात के अंदर, आपने इन सबको चोर बता दिया, पहली बात। दूसरी बात, आप अब कह रहे हैं कि कोर्ट ने जो फैसले दिए वो गलत दिए। क्या कि ये अब की बात नहीं है, ये इनके डीएनए में है। आप याद करो, जेएनयू में जाकर खड़े हो गए थे, कहां पर? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अफजल को फांसी दी सुप्रीम कोर्ट ने, और राहुल गांधी किनके साथ खड़े थे? जो नारे लगा रहे थे कन्हैया कुमार जैसे, जो आजकल उनकी पार्टी में है, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो मतलब तब भी इनको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं था, आज भी इनको कोर्ट की प्रक्रिया में विश्वास नहीं है। और ये जो बाहर जाकर गुहाई लगाते हैं, ये जो कह रहे हैं ना 30 दिन बाद करेंगे, ये सारा का सारा खेल हो रहा है कि हम किस प्रकार से विक्टिम कार्ड खेले। हम ये दिखाएं कि हम बेचारे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। ये तो आप सोचिए, आपने अभी कहा 150 घंटों में 160 पन्नों की जो कोर्ट का वर्डिक्ट है, उसका गुजराती ट्रांसलेशन, गुजराती से हिंदी या अंग्रेजी में जिस भाषा में इनको चाहिए होगा उस भाषा में ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहे। ये सब एक दिखावा है, एक कवर है। असल में ये विदेश में कोई भी पार्टी विक्टिम कार्ड खेलती है, उसको अगर लगता है रणनीतिक तौर पे फायदा है, तो वो फायदा लेने की कोशिश करेगी। विक्टिम कार्ड यहाँ तक रहता है, ठीक रहता है, आप खेले ना। हम तो अरविंद केजरीवाल खूब विक्टिम कार्ड खेलते हैं, हमको उसमें दिक्कत नहीं है जी। देश में विक्टिम कार्ड खेलने की जो प्रक्रिया है, अब राहुल गांधी इनको कट कॉपी पेश कर रहे हैं, परंतु जो इसका नुकसान विदेश में हो रहा है ना, ये विक्टिम कार्ड का लाभ यहाँ नहीं ले रहे। जर्मनी में, अमेरिका में जो अभी पीछे कह कर आए थे, क्योंकि इनको ये जानकारी थी, इनको आभास था, एहसास था कि ऐसा होने जा रहा है, तभी उन्होंने कहा कि हाउ कैन यू वर्ड यूज किया, हाउ कैन यू बी ऑब्लिवियस। आप नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं अगर हमारे देश में लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र खतरे में आएगा। आज उसी के चलते हुए तो जर्मनी और अमेरिका ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, उन्होंने मैसेजेस देने शुरू कर दिए, उनके यहाँ से प्रेस नोट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने लगी सारे विषयों को लेकर। उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो उन लोगों ने प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। ये है मूल कारण। नहीं तो अब तक तो कोर्ट चले गए होते, क्यों नहीं चले गए थे कोर्ट? ये कोर्ट ना जाने का कारण ये है ना कि ये कि कोई तैयारी करे। इनके यहाँ तो 2 घंटे के अंदर पवन खेड़ा वाले मामले में कोर्ट पहुंच गए थे लोग, और जाकर रिलीफ ले आए थे कोर्ट से जाकर। यानी आप कह रहे हैं राहुल गांधी ने जो विदेशों में बयान दिए थे कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई, भारत के खिलाफ जो बोला था, उसको साबित करने के लिए कांग्रेस ऐसा कर रही है। बिल्कुल, उसको ये साबित करने के लिए भारत में डेमोक्रेसी नहीं। देखिए, मैं बेचारा, मैं सांसद, मुझे बोलने की छूट नहीं मिली। इनका लगातार नैरेटिव ये नहीं, मुझे बोलने की छूट नहीं मिली। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक जर्नलिस्ट को बिठा देते हैं कहकर तुम बीजेपी के, जो कि पिछले 15 साल से कांग्रेस कवर कर रहा है, उसको कहते हैं तुम बीजेपी के, दूसरों को कहते हैं तुम तो हमारे साथी हो यार, तुम ऐसे, तुम तो हमारा समर्थन करते हो। कई बार मतलब इस प्रकार के ये मीडिया को लेकर भी कहते हैं कि मीडिया को छूट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मैंने मामला अभी बता दिया। पार्लियामेंट के अंदर जरा इनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें कि पार्लियामेंट के अंदर क्या करते हैं, क्या नहीं करते, सबको जानकारियां हैं। वहां पर भी ये कुछ अलग प्रकार की हरकतें करते हैं, सबको, सबने देखा है किस प्रकार जाकर जफ्फी डालते हैं, किस प्रकार जाकर आंखें मटकाते हैं, सबने देखा है। तो जो करने वाला काम करना नहीं, लोकतंत्र खतरे में, पार्लियामेंट नहीं चल रहा। मुझे मोबिलाइजेशन की छूट नहीं मिल रही, कहते हैं मुझे मोबिलाइजेशन की छूट मिली। 4000 किलोमीटर देश में यात्रा कर ली, इनको छूट, यात्रा करने की छूट मिली। क्या कहते हैं, मुझे यात्रा करने की छूट नहीं मिल रही, 4000 किलोमीटर की यात्रा कर ली। फिर अभी इन्होंने इनके जो सलाहकार हैं, आजकल मीडिया हेड है जयराम रमेश ने, उन्होंने कहा हमें सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो क्लीन चिट दे देगी। अरे भैया, आपकी सांसद गई है कोर्ट, और कृपा कर खड़गे साहब का 2 फरवरी का बयान पढ़ लीजिए, उसमें स्पष्टता से उन्होंने कहा कि चाहे सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी जांच समिति जांच कर ले, जहां जेपीसी, आइदर टू, ये मेरा नहीं, उनका बयान है। परंतु आज सुप्रीम कोर्ट पे यकीन नहीं है, क्योंकि उनको एक नैरेटिव बिल्ड करना है विक्टिम कार्ड का, और उसके चलते ये सारा खेल हो रहा है। ओके, तो ये नैरेटिव की लड़ाई है, ऐसा आरपी सिंह जी कह रहे हैं। मैं आऊंगा, क्योंकि इस लड़ाई में अब जो है लोकसभा स्पीकर भी जो है उनको भी इस लड़ाई में घसीटा जा रहा है। अदालतों को तो पहले ही घसीटा जा चुका है, क्योंकि अदालत के फैसले के बाद ही कांग्रेस के लोग जो हैं काले कपड़े पहन के उतरे। तो अब जो है लोकसभा स्पीकर पर भी बात आ रही है, और भी तमाम मुद्दे जिन पर मैं चर्चा करूंगा। बने रहेगा मेरे साथ। राहुल लाल जी आपके पास और राजगोपाल जी आपके पास आऊंगा इस ब्रेक के बाद, लेकिन बने रहिए मेरे साथ आप। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है।
भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं कानूनी लड़ाई काले कपड़ों पर क्यों आई, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सूरत का कोर्ट का फैसला जो है उसको लेकर कांग्रेस देश भर में काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन कर रही है। हेमंत बिस्व शर्मा सवाल उठा रहे कि ये तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक ट्रेंड है कि आप जो हैं दरअसल अदालत कोई फैसला सुनाएगी और लोग जो है अदालत के फैसले के खिलाफ जो है कानूनी काले कपड़े पहन के उतर आएंगे। तो सवाल यह है कि ये अदालत की तौहीन नहीं है, ये क्या डेमोक्रेसी पर हमला नहीं है? क्या ये सही है कि आप अदालत में एक जज साहब जो हैं वो फैसला सुनाते हैं, आप काले कपड़े पहनकर उतर आते हैं? ये कहां तक सही है? ये तमाम मसले हम उठा रहे हैं, इन पर चर्चा कर रहे हैं। और इस बीच 150 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने जो है अभी तक जो शायद अनुवाद नहीं किया अब तक गुजराती का जो फैसला था करीब 150 पन्नों का, 150 घंटे बाद भी शायद अनुवाद नहीं कर पाई है, या क्या कारण है? कांग्रेस अभी तक भी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं, जबकि लक्षद्वीप के सांसद को कानूनी लड़ाई लड़ते ही जो है उनको रिलीफ मिल गया, उनकी सदस्यता भी चली गई थी, लेकिन उनको रिलीफ मिल गया। और खबर यह भी आ रही है, आजम खान भी कह रहे हैं कि वो ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे, तो वो इस बहाने आजम खान भी कोशिश कर रहे हैं कि ऊपरी अदालत में जाके अपनी जो सदस्यता है उसकी बहाली करवा लें। तो वो भी कानूनी लड़ाई लड़ने की तो कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। काले कपड़े पहन के कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा। कांग्रेस की क्या रणनीति है, क्या नैरेटिव की लड़ाई है? 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। आरपी सिंह जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, विजय कौशिक जी कांग्रेस के नेता हैं, राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस समर्थक, और आर राजागोपालन जी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजागोपालन जी, स्पीकर भी अब इस लड़ाई में आ गए हैं। कांग्रेस ने लगभग तय कर लिया कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। यह अविश्वास प्रस्ताव जो है संख्या बल के आधार पर अगर आप लोकसभा की देखेंगे तो ये अविश्वास प्रस्ताव गिरना ही गिरना है। लेकिन कांग्रेस शायद ये दिखाना चाहती है कि वही डेमोक्रेसी बचाने की लड़ाई लड़ रही है और सरकार जो है डेमोक्रेसी को खत्म करने पर तुली है। क्या उसी लड़ाई का एक हिस्सा लगता है स्पीकर के खिलाफ ये मुहिम? हाँ जी, उसी का हिस्सा है। सेकंड थिंग, अशोक जी आपने देखा होगा, मैं पार्लियामेंट में खुद देखा था प्रेस गैलरी से, कितना पेपर फाड़ करके स्पीकर को ऊपर फेंका है, आपको याद होगा, आपने टेलीविजन में भी देखा है। एकदम कम से कम ये किताब को भी फेंक दिया उसको साहब को ऊपर। ये क्या गलत बात है? ये कांग्रेस का क्यों इतना गिरावट आया है पता नहीं लगता है। सेकंड थिंग, मुझे आपने कांग्रेस प्रवक्ता को पहले बताया काला कपड़ा करके, वो काला कपड़ा पहन करके स्टूडियो में भी आ गया, देखो सही। ये गलत बात है, ये काला कपड़े तो उतारना चाहिए। स्टूडियो में क्यों दिखा रहे आप काला कपड़े? काला कपड़े को उतर के 14 को दिखाओगे, अच्छा है, क्योंकि स्टूडियो से नफरत नहीं है आपको। तीसरी चीज है, ये मकान वापस कर दिया है अशोक जी, 30 दिन को अंदर इतना जल्दबाजी में मकान को क्यों वापस किया आपने कुछ उसको अंदर क्या सीक्रेट है? सपोज कल अपील करोगे, अपील आपको एक्सेप्ट करके आपको री इंस्टेट कर देंगे, जैसे आपने बताया एनसीपी का लक्षद्वीप एमपी फजल का री इंस्टेट करने के बाद आज के एमपी है, आज यस्टरडे ही अटेंडेड द लोकसभा, ऐसे कल सुबेरे स्टे मिल जाते हैं। राहुल गांधी परसों सुबेरे आप आ सकते हैं, फिर मकान क्यों वापस कर रहे हैं? ये क्यों दुविधा है? आपको एक सीक्रेट बता दूं, पार्लियामेंट को आगे करने में सुबेरे 9 बजे माँ बेटा बेटी तीनों बैठ करके लंच टेबल ब्रेकफास्ट टेबल में डिस्कस करते हैं अगले दिन का, उस दिन का। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी वही है, उन्होंने बोल दिया है कल सुबेरे काला कपड़े पहनेंगे सब। ये मुझे डीएम के लोग नहीं मुझे बता रहे थे, बार मेरा ऊपर सिर में डाल दिया, हमारा पास काले कपड़े है नहीं है, मैंने खरीदना पड़ा, लेकिन खरीदा नहीं है, कांग्रेस वालों ने मुझे फ्री दे दिया है, सारा कपड़े पहन करके आ जाओ। ये क्या ड्रामा है? किसके ऊपर काला कपड़े पहन रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर और मोदी के ऊपर? ये बिल्कुल मुझे लगता है
जैसे आरपी सिंह साहब ने कहा पवन खेरा का जल्दबाज दिखाया। राहुल लाल अरे पवन कुमार का, अच्छा पवन खेरा का जल्दबाज दिखा दिया, जो प्लेन को रोक करके टारमैक में मोदी तेरा कब्रिस्तान खोल देंगे करके जो चिल्ला रहे थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने 1 मिनट सुबह 11:30 या 3 बजे रिहा हो गया। ये अभिषेक मनु सिंघवी ने कांग्रेस का राहुल गांधी का क्या फंसाने के चक्कर पर किया क्या? ये 150 पन्ने आपने कहा था, 150 घंटे 150 पन्ने, इसमें पढ़ने नहीं आते गुजराती, गूगल ट्रांसलेट करो अगले मिनट आ जाते हैं सारा, उसमें अंदाजे से पढ़ करके वापस कर दो। सुप्रीम कोर्ट में जा करके एक दिन मैं नीचे कोर्ट में जा रहा हूं सर, तब तक इसको रोक को लगवाना है, सुप्रीम कोर्ट लोग आदि होते। ये कानून ये मुझे लगता है अशोक जी, ये सारा जर्मनी से आज प्रत्यय आया है ना जी, उसको निर्मला सीतारामन अभी जो अनुराग ठाकुर ने निंदा किया है, कल परसों आप देखते जाइए पाकिस्तान से आ जाएगा, बांग्लादेश से आ जाएगा, श्रीलंका से आ जाएगा। इसका मतलब कांग्रेस इंडिया में जमीन छोड़ दी। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा नहीं है, तेरा जमीन पैर के नीचे जमीन खिसक रहा है, ये विदेश में सपोर्ट लेने की, विदेश में कांग्रेस करेगा क्या? सो देयरफॉर मुझे लगता है ये कांग्रेस, मुझे अशोक जी मैं माफी चाहता हूं, इस पैनल में जितना लोग है, मैं कम से कम 35 साल कांग्रेस को कवर किया, पीवी नरसिम्हा राव स्पोक्स पर्सन थे, कमलापति त्रिपाठी स्पोक्स पर्सन थे जी। आज मुझे सुनना लगता है पवन खेरा से इतना गिरावट आया कांग्रेस में, जो सत्ता से निकला है, विपक्ष को भी उनकी नंबर नहीं है, विपक्ष के नेता बन सकते हैं। सेकेंड थिंग, मुझे रोने आते हैं, कांग्रेस का कितना बड़ा परिवार था, कितना अब्दुल रहमान अंतरे था, इतना बड़ा नेता, उसको मैं रिपोर्ट किया है, वीपी साठे, कितना लोग थे, गुलाम नबी आजाद, पूछिए मत, ये लोग कितना कांग्रेस को मुश्किल से खड़ा किया है, लेकिन सबको ऊपर पानी डाल दिया इन्होंने, राहुल गांधी ने। ये बिल्कुल गलत था जी। ये मुझे लगता है कांग्रेस 2024 में 10 सीट भी नहीं आएगी। ये जो आप राजगोपालन जी, आप जो दर्द बयां कर रहे हैं, ये कांग्रेस के कई बड़े नेता, गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं ने दर्द बयां किया है और इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी है। और मैं सिर्फ एक नाम सुनिए, मैं पत्रकार रूप में दर्द हो रहा है, क्योंकि जो एक ऑर्डिनेंस का जो, सुनो, आपने नमककार है दूरदर्शन से, ऑनलाइन स्टूडियो में आप पेपर पढ़ोगे क्या? मैं पत्रकार हूं, मैं कोई पेपर पढ़ूं, मेरा कलम को तोड़ूं? अरे आपको प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है, कानून जो आपने, कपिल सिब्बल ने कानून लिखाया, कानून पास किया है, उसको पढ़ रहे, कितना हिम्मत होगी आपका? सरकार में थे गुस्सा, सरकार से बाहर है गुस्सा, फिर विदेश में भी गुस्सा, आप कब ठंडा रहोगे, कब तक मुस्कुरा तो भाई, कम से कम मुस्कुराते में देखा नहीं है ये साहब का, ये विपक्ष का नेत्र बन गया, उस टाइम पर सत्ता पक्ष का था। ओके राहुल लाल, ये जो आर राजगोपालन जी कह रहे हैं, ये बड़ी बात है कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी पूरी यही है कि जितना हो सके विदेशों से समर्थन जुटाया जाए और भारत के बारे में एक तस्वीर दी जाए कि देखो भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, और इसीलिए सारा बखेड़ा। ये कांग्रेस लोग ने कह रहे थे विदेश का हाथ है, इंदिरा गांधी हमेशा कहती थी, इंदिरा गांधी हमेशा कहती थी विदेश का हाथ है कांग्रेस को गिराने के लिए, ये सारा कांग्रेस विदेश हाथ में पकड़ रखी है। तो सर हम तो जानते हैं कांग्रेस की स्थापना भी एक विदेशी ने की थी, तो एक बार फिर से जो कांग्रेस अपने रूट्स की तरफ जा रही है क्या राहुल लाल? नहीं, बिल्कुल नहीं, कांग्रेस कहीं पे भी, कांग्रेस बिल्कुल। अब आप जरा राजगोपालन जी, बहुत राजगोपाल जी एक मिनट, मैं आता हूँ, रुकिए एक मिनट, राहुल लाल के रिएक्शन के बाद आता हूँ। मैं देखिए, आप बताइए, राहुल गांधी अगर नियमों का पालन कर रहा है, अगर उनको नोटिस दिया गया। अच्छा, राजगोपालन जी की वरिष्ठता का ध्यान रखते हुए एक लाइन कहने दीजिए, बोलिए जल्दी से। एक सेकंड, मुझे 1 सेकंड है। ये देखिए, मुझे लगता है इंदिरा गांधी ने सत्ता में थे, उनकी गिराने के लिए विदेश के ताकत काम कर रहे करके इंदिरा गांधी ने बोला है। सेम विदेश ताकत के पास ये कांग्रेस क्यों जा करके नरेंद्र मोदी को गिराना चाहते हैं अभी? ओके, ये बात आपने कही, इंदिरा जी कहती थी कि भारत में मेरी सरकार गिराने के लिए विदेशी शक्ति है, तो आज आप विदेशी शक्तियों के भरोसे हैं राहुल लाल? देखिए, राजगोपालन जी ने कई मुद्दे उठाए, मैं जरा पहले उधर जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने आनंद फानंद में अब एक तरह से घर खाली करने के लिए, अरे भाई, उनको जब घर खाली करने के लिए नोटिस दिया गया, उनको
नोटिस देने वाले को सोचना चाहिए था। आप सोच के देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी संसद सदस्य नहीं है, अभी भी है। मुरली मनोहर जोशी अभी भी उनको घर मिला हुआ है। मायावती जी उनको घर, वो संसद सदस्य नहीं है, अभी भी उनको घर मिला हुआ है। लेकिन राहुल जी को तुरंत से जो है कि जब उनकी संस्था समाप्त हो रही, आप नोटिस दे रहे हैं और वो उसका पालन कर रहे हैं। तो राजगोपालन जी, आपको तो ये कहना चाहिए था कि देखिए राहुल गांधी रूल ऑफ लॉ का पालन कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, देखिए उनको कोर्ट ने, देखिए यहां पे कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है अशोक साहब, एक उनके पनिशमेंट के ऊपर स्टे है, कन्विक्शन के ऊपर स्टे नहीं है, एकदम ये स्थिति स्पष्ट है। तो भ्रम फैलाने वाली बात मैं नहीं रखूंगा। लेकिन अगर कोर्ट ने उन्हें 30 दिन का समय दिया है, वो उनका अधिकार है कि वो कब कोर्ट जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उसकी रणनीति कैसे वो बनाए। 10 मिनट। अगर मैं एक चीज कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए, मैं थोड़ा दिन ये भी मान लेता हूं कि 30 दिन तक अपील नहीं करती है कांग्रेस, और वो अपील ना करके अगर वो जेल भी जाते हैं, तो भाई वो भी पूरी तरह से कानूनी है। बीजेपी के लोग तो इस तरह से बोल रहे हैं जैसे कि किसी तरह से राहुल गांधी का ऐसा ना हो कि वो अपील करने में विलंब कर दे और वो जेल चले जाए। भाई वो क्या रणनीति आप चाहते हैं, आप मतलब कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी जेल चले जाए, कांग्रेस समर्थक ये चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। मुझे तो यही लग रहा है, मुझे तो यही लग रहा है कांग्रेस क्योंकि राहुल लाल जी एक पेच और है इस पूरे मामले में। अगर राहुल गांधी जेल चले जाते हैं तो वो 8 साल के लिए, 2 साल नहीं बल्कि 8 साल के लिए वो लोकसभा या राज्यसभा में नहीं जाने पाएंगे। इसका मतलब क्या है? सुनिए तो सही, इसका मतलब यह है कि 2024 और 2029 की लड़ाई में राहुल गांधी नहीं होंगे। कांग्रेस का एक धड़ा यही तो चाहता है कि प्रियंका वाड्रा आ जाए। ये भाई बहन की लड़ाई है। ये जो गोले फेंक रहे थे, जो है बर्फ के गोले, ये बर्फ के गोले नहीं थे, आग के शोले थे भाई, कि भैया भाई बहन की लड़ाई यही तो है कि भैया प्रियंका जी आ जाएंगी तो राहुल जी साइडलाइन हो जाएंगे, उनको जेल भेज दो, प्रियंका जी को जो है कांग्रेस की अध्यक्ष बना दो, कांग्रेस सौंप दो उनको। देखिए बीजेपी वाले जितना भी कल्पना कर रहे हैं कि वो वहां पे गुट बन गया है, उस गुट में से कोई किसी को आगे कर रहा है, कोई किसी को पीछे कर रहा है, तो स्वप्न लोक में सपना वो देख सकता है, उनको कोई मना नहीं है उन्हें। लेकिन मैं आपको डंके के चोट पे कह रहा हूं कि गांधी परिवार बिल्कुल जो है कि, और केवल गांधी परिवार नहीं, पूरा का पूरा कांग्रेस इसमें बिल्कुल डंके के चोट पे एक है। तो उसमें कहीं कोई मतांतर की स्थिति नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम की पटकथा अगर भारतीय जनता पार्टी ने लिखी तो मैं जानता हूं कि इसका क्लाइमैक्स कांग्रेस लिखेगी। राहुल लाल सुनिए, आप जो कह रहे हैं, सुनिए मेरे बात। इसकी पटकथा तो राहुल गांधी ने ब्रिटेन में लिखी थी, यही तो बात हो रही है। राजगोपालन जी जो कह रहे हैं वही तो कह रहे हैं, इसकी पटकथा राहुल गांधी ने ब्रिटेन, एक कहानी आई थी ना, एक फिल्म आई थी, मैं उस फिल्म का नाम भूल गया हूं, लेकिन उस फिल्म में क्या था कि जो फिल्मकार था उसमें दिखाया गया कि अखबार का मालिक जो है वो पहले अखबार छाप देता है कि फलाना का मर्डर हो गया, उसके बाद अखबार को बिकवाने के लिए वास्तव में उसका मर्डर कर देता है, जाकर मर्डर करवा देता है। तो उससे क्या होता था, अखबार की सर्कुलेशन बढ़ जाती थी। तो राहुल गांधी ने पहले कह दिया डेमोक्रेसी की हत्या हो गई, अब वो उस मर्डर को सही साबित करने के लिए वास्तव में मर्डर करवा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मर्डर हो गया और वो एक विक्टिम बन के। तो यही तो कहानी है शायद फिल्म की, तो राहुल गांधी ने लिखी लंदन में। नहीं देखिए कहीं से भी ये कहानी नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि वो किसी व्यक्ति का अपील करना, कब वो अपील करे, किस प्रकार से उसकी कानूनी तैयारी करे, ये उनका अधिकार है या नहीं है? नहीं तो फिर राहुल लाल ये भी बता दीजिए, वो अधिकार है। मैं राहुल लाल जी ये भी बता दीजिए, इतनी जल्दबाजी क्या थी? दिग्विजय सिंह जर्मनी को शुक्रिया करते हैं कि जर्मनी ने बड़ा अच्छा किया, उसको शुक्रिया कर देते हैं। इतनी जल्दी क्या थी विदेशी ताकतों को शुक्रिया करने की? कल को पाकिस्तान कह देगा, पाकिस्तान को भी शुक्रिया करेंगे। मणिशंकर अय्यर तो आएंगे कि हाँ जी हमने तो आपको पहले ही कहा था कि भारत आइए, मोदी से छुटकारा दिलाइए। यही तो आप लोग चाहते हो शायद। देखिए दिग्विजय सिंह ने जो भी शुक्रिया कहा है वो उन्होंने व्यक्तिगत हैसियत से कहा है, वो कोई कांग्रेस पार्टी का बोलिए। अच्छा राहुल लाल आरपी सिंह फिर बोल लीजिएगा, आप काफी धैर्य के साथ सुनते मैं जानता हूं और इसकी प्रशंसा भी मैं करता हूं कि जो लोग भी ये चीज सोच रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जड़ें बिल्कुल कमजोर हो रही है देश में, शुक्रिया मुझे बताइए, शुक्रिया कैसे कर दिया? अच्छा अकेले अरे एक मिनट सुनिए, अकेले दिग्विजय सिंह ने नहीं किया, अशोक चौहान ने भी किया है, बताइए, लोकेश जिंदल ने भी किया है, सबने किया। तो ये सोची समझी रणनीति है, ये सोची समझी रणनीति में हो रहा होगा, ऐसे थोड़ा कर देंगे। एक नेता बोले तो हो सकता है गलती से हो गया, सबके सब पूरे के पूरे सेकंड लाइन सबके सब जो एडवाइजर सबके सब एक ही भाषा बोल रहे हैं।
और आज शुक्रिया कह रहे हैं तो वहीं पे जाके जर्मनी से वोट भी मांग लीजिएगा। जर्मनी में जाके कहिएगा कि हमें वोट दे दो, जर्मनी से वोट भी मिलेंगे। वोट हिंदुस्तान के लोग देंगे जिनको डेमोक्रेसी में यकीन है। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं, रुकिए। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। आज सुबह सुबह दुकान छोड़कर कहां जा रहे हो? मैं चला फूड सेफ्टी का लाइसेंस बनवाने। अब ये कौन सा नया लाइसेंस आ गया? नया नहीं भाई, बहुत जरूरी लाइसेंस है। ये लाइसेंस अब सभी खाद्य सामग्री का व्यापार करने वालों के लिए अनिवार्य है। परंतु मेरी दुकान और काम तो बहुत छोटा है, फिर भी मुझे ये लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तुमने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। जिनका सालाना व्यापार 12 लाख रुपए से कम है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा है, और वो भी सिर्फ 100 रुपए के मामूली से शुल्क पर। और जिनका व्यापार 12 लाख रुपए से ज्यादा है, वो 2000 रुपए के शुल्क पर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब ये तो बताओ, इस लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या हैं हम लोगों के लिए? इसके बहुत से फायदे हैं, जैसे ये हमें कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, कस्टमर के बीच हमारी साख मजबूत करता है, जिससे हमारा व्यापार बढ़ता है, और सबसे जरूरी बात, खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाता है, जो हम सबकी एक जिम्मेदारी भी है। अरे वाह, एक लाइसेंस के इतने सारे फायदे! ये तो हम सभी खाद्य सामग्री बेचने वालों को तुरंत ले लेना चाहिए। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ जरूर चलो, दोनों साथ चलते हैं। फूड सेफ्टी का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस आप खुद से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी, जो मयूर भवन कनॉट प्लेस पर स्थित है, के सुविधा केंद्र की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा जनहित में जारी। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह! फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दो टुक आप देख रहे हैं काली कानून की लड़ाई, काले कपड़ों पर की है, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। आरपी सिंह, मोटा सवाल। अब मैं फिर एक बार मैं जो अमित शाह जी ने कहा था इस पूरे मसले में, इस पूरी डिबेट में अमित शाह जी का जो बयान है उसने एक नया तरह का विवाद खड़ा कर दिया है। मैं फिर उसी पर आ रहा हूं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि अमित शाह जी झूठ बोल रहे हैं। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मैंने अभी बताया ना, 2 फरवरी को कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट या जेपीसी जो मुकर गए उस बात से, तो क्या कि उनको तो जो सूटेबिलिटी होगी उस हिसाब से बोलना है। परंतु एक बात तय है कि जब हमारे लोगों पे मुकदमे चले, जब हमारे लोगों पे झूठे मुकदमे चले, जहाँ दागे गए, तब हमारे लोगों में से, हमारे नेताओं में से कोई भी व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में प्रश्न चिन्ह लगाया, किसी कोर्ट में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, कहीं काले कपड़े पहन के नहीं गए, कहीं हमने कार्यकर्ताओं को ये नहीं कहा कि आप प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर आओ। प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो 2 दिन लगातार उनकी जांच होती रही, और उसमें बिल्कुल जैसे एक कॉमन मैन की तरह गए, जांच कराई और वापस आए। और बाद में कोर्ट्स ने, एसआईटीज ने उनको क्लीन चिट दी। इसी बार अमित शाह जी की भी जांच हुई, उनको लगातार उनसे पूछताछ हुई, उनको जेल में रखा गया, परंतु उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं मैं इन पे इनके शक करता हूँ या कोर्ट की प्रक्रिया पे शक करता हूँ। दिक्कत है कि खड़गे साहब वही कहते हैं जो उनको
सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे जो ब्रीफ भेज दिया जाता है, एक परिवारवाद के लोग या एक डायनेस्टी के लोग, 4 लोग बैठकर जो ब्रीफ देते हैं उनको वो बोलना पड़ता है, उनकी मजबूरी है। स्वतंत्र निर्णय लेता है आरपी सिंह जी वो। सर मैंने आपको टोका क्या बीच में एक बार भी? नहीं, मैंने तो खाली बीच में बोला कि वो रिमोट कंट्रोल में स्वतंत्र निर्णय लेता है मल्लिकार्जुन। सर मैं अभी आपको उत्तर दे देता हूं, यंग इंडिया के सीईओ या यंग इंडिया के जो मेन अफसर वो कौन है? वो तो खड़गे साहब हैं। और यंग इंडिया के जो ओनर्स हैं वो कौन है? सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी हैं। तो सबको पता है कैसे क्या नहीं है, तो ये सब मुझे मत बताइए। ये ऑन रिकॉर्ड, ये मैं नहीं बोल रहा। अरे साहब राहुल जी, ये राहुल गांधी ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मेरा कुछ नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड है सर। सर अंग्रेजी का शब्द है, सुनिए, खड़गे साहब इज ए प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ यंग इंडिया and principal officer of Young India, and Rahul Gandhi and Sonia Gandhi holds the majority stake of the Young India, almost more than 70%। तो खड़गे साहब को तो बोलना पड़ता है, जो उनको कह दिया जाता है वो बोलना पड़ता है, परंतु सच ये है कि ये पूरा का पूरा नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, एक इस प्रकार से नैरेटिव, विक्टिम कार्ड का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर तो कुछ होना नहीं है अब इनका, हम विदेश से कुछ समर्थन ले लेंगे। मैं एक आपको 2 उदाहरण और देता हूँ, उससे मेरी बात पूरी होगी। जब राहुल गांधी ने यहाँ पर धारा 370 और 35 से हटाई थी, तब कहा था खून की नदियां बह गई। आप ध्यान करना, इमरान खान यह बयान नहीं था, राहुल गांधी जी का बयान था ही नहीं है। इमरान खान ने यूएन में जाकर एग्जैक्टली उनको यही कोट किया कि वहां पर राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि वहां पर खून की नदियां बह गई हैं। ये बयान उनका नहीं था, ये बयान राहुल गांधी ने दिया है यार। राहुल लाल आपको भेज दूंगा, आपको भेज दूंगा। इमरान खान ने राहुल गांधी को कोट कर कहा था, आपकी जानकारी। अरे सुन तो लो, आगे सुन लो। महबूबा मुफ्ती जी के साथ आप सरकार बना, अरे यार फिर अरे देखो भाग गए। असली बात गोल पोस्ट में शिफ्ट करो। असली दूसरी बात, अरे दूसरी बात सुनिए। अरे राहुल लाल दूसरी बात सुनने की मैं देखो, अरे आप राहुल गांधी नहीं हो, अरे आप राहुल गांधी राहुल लाल हो, आप तो समझदार हो यार, आप तो समझदार हो। आप राहुल गांधी ऐसी बातें तो करें। सुनो दूसरा सुनो, अभी इन्होंने कहा कि भारत इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, इन्होंने कहा एग्जैक्टली वही बयान, इनका वही बयान अमृतपाल ने कॉपी किया, और अमृतपाल ने वही कहा कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, राहुल गांधी के कहने के बाद। तो राहुल गांधी लगातार इस प्रकार के बयान देते हैं। राजगोपालन जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर मैं राहुल लाल जी एक मिनट सुनिएगा। आप अपने पिता के पुत्र हैं या आप सिर्फ उनके सत्ता जो उनके जो घर का जो मलकाना है उसके हिस्सेदार है? आप अपने पिता के पुत्र है ना। ये भारत है, ये हिंदुस्तान सदियों से है, यह भारत सदियों से है। और आपकी जानकारी दे रहा हूं, आप कृपा कर गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लेना। हिंदुस्तान शब्द इस्तेमाल किया, ऐती मार पे कुर्लाने, वो अंत में अंत होता है। अरे सुनिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 पढ़ लीजिए, संविधान में पढ़ लीजिए अनुच्छेद। मैं तो कह रहा हूं आप अपने पिता के पुत्र नहीं है ना, आप पिता आप अपने पिता के प्रॉपर्टी के हिस्सेदार हैं। ओके संविधान की जब बात कर रहे हैं, एक मिनट और उसी संविधान के पहले पन्ने पर भगवान राम का चित्र है। संविधान सर एक मिनट सुनिए, संविधान पे ज्यादा बात मत कीजिए, फिर मैं पूछूंगा संविधान में सेकुलर शब्द कब आया, तो फिर आप लोगों को वो भी बताना पड़ेगा। फिर मैं पूछूंगा, फिर मैं अगर ये पूछूंगा ना कि सेकुलर संविधान से पहले भारत था कि नहीं था, रुकिए एक मिनट रुकिए, और फिर मैं ये पूछूंगा ना कि सूरत की कोर्ट जो है वो भी इसी संविधान के तहत आती है, जिसने राहुल गांधी को लेकर के कहा कि वो मानहानि के दोषी हैं, और उसी संविधान के खिलाफ जो है काले कपड़े पहने जा रहे हैं। कुल मिलाकर संविधान की बात वो ना करे जो संविधान के तहत जो अदालतें हैं उनके खिलाफ काले कपड़े पहनकर मैदान में उतरते हैं। राजा गोपालन जी आप रिएक्ट कीजिए, फिर मैं कौशिक जी के पास जाता हूं, जल्दी से रिएक्ट कीजिए, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। सिंह साहब ने बोला, ठीक बोला, ये डाइनिंग टेबल ब्रेकफास्ट टेबल में राजनीति तैयार होते हैं, पार्टी अब इसमें नहीं है। आरपी सिंह साहब मुबारकबाद है जी, मेरी बात तो आप कॉपीराइट को मान लिया, मेरा पैटर्न को ले लिया आपने। दूसरी चीज है, काली कपड़े पहना है, काली कपड़े उतारा है, काली बलून चला रही है, ये सारा डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, समाजवादी पार्टी मना कर दिया है। स्पीकर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ रहे उसमें दस्तखत नहीं करेंगे करके ऐलान कर दिया है। ये दूसरा चोट है।
कांग्रेस का दूसरा चोट है। कांग्रेस अलग पड़ गया, रीजनल पार्टीज कांग्रेस को साथ नहीं जा रहा है, इसीलिए तो वो जोर नहीं पकड़ा है। क्योंकि काला कपड़ा पहन करके आ जाओगे, क्यों? बाकी लोग तो मैं स्पीकर से नाराज नहीं है, डीएमके बोल रहे हैं, टीएमसी बोल रहे हैं, हमको नाराज किया, स्पीकर से क्या नाराज है? आपने कपड़ा बोला है, हमको अचानक कपड़ा पहन लिया सारा लोग, कावला कपड़ा। लेकिन जब मैं पत्रकार रूप में, पत्रकारिता का कम से कम 40 साल मैंने बीता पार्लियामेंट के अंदर, एंड एआईसीसी में सर होते हैं। आपने विपक्ष की याद दिलाई। मैं फिर बता दूं, कल भी इसका जिक्र हुआ था कि वायनाड में कांग्रेस ने बाकायदा एक प्रदर्शन आयोजित किया राहुल गांधी की सदस्यता जाने के खिलाफ। 400 कुर्सियां लगाई थी, 40 लोग नहीं जुटे उसमें। तो ये वायनाड में जहां से राहुल गांधी सांसद थे, वहां भी अगर कांग्रेस को लगता है कि बहुत भूचाल आ जाएगा उनकी सदस्यता जाने पर, लोगों की बड़ी सहानुभूति, वो नहीं। लेकिन मैं मूल सवाल पर आता हूं। एक सेकंड, मुझे तो बात नहीं करनी, खत्म नहीं हुआ ना जी मेरी बात। अच्छा, सॉरी, जल्दी से कर लीजिए, समय कम है। 2014 में कांग्रेस मुक्त भारत था, 2019 में हो गया। अभी 2024 में गांधी मुक्त लोकसभा हो जाएगी लगता है, क्योंकि अभी दूसरे 8 साल के थे। आप गांधी परिवार की, ओके, गांधी परिवार की मुक्त कराने की बात कर रहे हैं आप। ओके, विजय कौशिक, 2019 में। ओके, विजय कौशिक, जल्दी से, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। विजय कौशिक, नहीं, मेरा मूल सवाल ये है कि देखिए, सवाल जो अमित शाह ने कहा, मैं जल्दी से उस पर रिएक्शन चाहता हूं। अमित शाह ने जो कहा, उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ भी जांच हुई थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी 2 दिन तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उनसे पूछताछ हुई, लेकिन कोई काले कपड़े पहनकर नहीं आया, किसी ने राजनीतिक हल्ला नहीं मचाया, सबने कानूनी लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ी। कांग्रेस को कानूनी लड़ाई लड़ने से ऐतराज है, बाकी सबसे लड़ेंगे, ये क्या, ये सही रणनीति है? जल्दी से। देखिए, मैं अमित शाह जी के बयान पर आता हूं। माननीय अमित शाह ने जो भी कहा, उससे कुछ चीजें बड़ी स्पष्ट हो गई हैं। नहीं, उसके भाव पर आइए ना, जो सवाल उसमें से उठा है, उसी सवाल पर आ रहा हूँ कि उनके मन में भी यूपीए सरकार के खिलाफ एक गुस्सा आया कि भी। अरे सर, मेरे सवाल पर आइए। देखिए 9:59 हो चुके हैं, मेरे पास 30 सेकंड का समय था। अगर आप राजनीतिक बयान देना चाहते हैं तो उसके लिए समय नहीं है। मेरे सवाल का जवाब, मेरा सीधा सवाल है। राहुल लाल, आप सवाल का जवाब देना चाहेंगे कि कांग्रेस की रणनीति क्या है काले कपड़े पहनने की? कानूनी लड़ाई न लड़ करके राजनीतिक लड़ाई, जबकि अमित शाह कह रहे हैं कि हमने कानूनी लड़ाई लड़ी। कानूनी लड़ाई, कांग्रेस कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी, और कानूनी लड़ाई जनता की अदालत में नहीं होती ना, कानूनी लड़ाई जनता की अदालत में नहीं होती। चलिए, समय इतना ही है, रात 10 बज चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। लेकिन कानूनी लड़ाई जनता के अदालत में नहीं होती, कानूनी लड़ाई जो अदालतें हैं वहां होती हैं, वहां पर लड़िए। और हो सकता है कि एनसीपी के सांसद की तरह सदस्यता वापस मिल जाए, लेकिन सवाल है कि स्ट्रैटेजी कुछ और है। स्ट्रैटेजी शायद यह है कि राहुल गांधी ने जो पटकथा लिखी थी ब्रिटेन में कि भारत में एक हंगामा हो, डेमोक्रेसी नहीं है, और ये जो कहा था कि एक भारत में सिर्फ एक माचिस की तीली दिखाने की जरूरत है, तेल बिखरा हुआ है, क्या ये सब पटकथा है जिस पर अमल करने की कोशिश हो रही है? क्योंकि 150 घंटे तक बीतने के बाद भी कांग्रेस का कोर्ट न जाना कई सवाल खड़े करता है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।